Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will read the content quality of population. Quality of population means जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी कौन कौन से गुण होने चाहिए एक देश की जनसंख्या के अंदर। और ये जो कंटेंट है बेटा हमारे सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है, जो कि फर्दर मैं आपको रीड करा रही हूँ। तो ध्यान से इस चीज़ को हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो भी इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बताती चलूँगी। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। किसी देश की जनसंख्या की क्वालिटी यानी गुणवत्ता, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, डिपेंड करते हैं उस देश के लिटरेसी रेट के ऊपर, यानी उस देश की साक्षरता दर के ऊपर कि वहाँ कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। हेल्थ ऑफ ए पर्सन, और किसी पर्सन की हेल्थ जो है वो इंडिकेट करती है कि उस पर्सन की एक औसत उम्र कितनी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जीवन प्रत्याशा, अमूमन एक इंसान की औसत उम्र कितनी होगी। और तीसरी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, स्किल फॉर्मेशन पर, कि उस देश के लोगों को की स्किल्स को फॉर्मेशन करने के लिए या स्किल्स के फॉर्मेशन के लिए वहाँ के सरकार ने या वहाँ के लोगों ने अपने आप पर कितना ध्यान दिया। इन तीन चीज़ों पर किसी भी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। कौन कौन सी? लिटरेसी रेट और हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन पर। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। किसी देश की जो पॉपुलेशन है उसकी जो क्वालिटी है वो अंतिम रूप से उस देश की ग्रोथ को डिसाइड करती है। यानी जितनी अच्छी गुण वाली जनसंख्या होगी, यानी जिसमें ये तीनों फैक्टर्स होंगे, वो पॉपुलेशन ही क्या कर सकती है, देश की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ा सकती है, यानी उसके विकास की दर को आगे बढ़ा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करवा सकती है। Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy। अनपढ़ और अस्वस्थ जनसंख्या देश के लिए बोझ बनकर रह जाती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट, और पढ़ी लिखी जनसंख्या और स्वस्थ जनसंख्या किसी देश के लिए एसेट का काम करती है। मीन्स उस देश के लिए एक पूंजी बन जाती है, धन का रूप बन जाती है, क्योंकि जो खुद अपने लिए धन कमा सकता है वही आगे चलकर देश के लिए कुछ कर सकता है। अगर वो खुद ही डिपेंड करेगा किसी और सोर्स पर या वो अनहेल्दी होगा तो उसकी दवाइयों पर ही खर्चा जो है चलता रहेगा। तो ऐसे में उस देश के लिए और सोसाइटी के लिए तो वो कहाँ सोच पाएगा। नेक्स्ट जो है, इन तीन फैक्टर्स को जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। एजुकेशन, सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर इन टर्म्स ऑफ ए गुड जॉब एंड सैलरी। शकल की जो एजुकेशन है जो शुरुआती सालों में उसकी ज़िंदगी में उसको दी गई, उसकी वजह से ही बाद में आने वाले सालों में उसके लिए जो ये एजुकेशन उसके लिए गुड जॉब और सैलरी, अच्छी सैलरी का फ्रूट लेकर आई। बोर मीन्स पैदा किया। तो अब यहाँ पर अच्छे फल कब पैदा होंगे, जब हम अच्छी खाद देंगे किसी पेड़ को या उसके अच्छे से केयर करेंगे। तो शकल की एजुकेशन ने उसकी जो शुरुआती सालों में उसने जो एजुकेशन गेट की उसकी वजह से ही फ्यूचर में उसको अच्छी जॉब मिली और हाई इनकम का सोर्स बना। We saw education was an important input for the growth of शकल। हमने देखा कि जो शिक्षा है वो शकल की ग्रोथ के लिए, शकल के विकास के लिए एक इम्पोर्टेंट इनपुट बन गई, इन्वेस्टमेंट बन गई। इट ओपनड न्यू होरिजन फॉर हिम, इसने उसके लिए नए क्षितिज के दरवाजे खोल दिए। होरिजन समझते हैं, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्षितिज। तो सफलता की ऊंचाइयों को वो छू पाया क्योंकि उसकी एजुकेशन ने उसको वहाँ तक पहुँचाया। इट ओपन न्यू होरिजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन, उसकी नई नई इच्छाएं जो है उसको इच्छाओं को पूरा किया। एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, और जीवन के जो गुण होते हैं या नैतिकता के जो गुण होते हैं उनको डेवलप करने में भी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। नॉट ओनली फॉर शकल, ना केवल फिर शकल के लिए, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी।
शकल की ग्रोथ की वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी की ग्रोथ भी होने लगी। कैसे होने लगती है? जब एक पर्सन खुद कैपेबल होता है, अपनी फैमिली के को अच्छे से वो फीड करा सकता है, अपनी फैमिली को सर्वाइवल को एग्जिस्ट करवा सकता है, तो वो कुछ न कुछ सोसाइटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इट इन्हेंसेस द नेशनल इनकम, और जब सोसाइटी की डेवलपमेंट में हम अपना रोल प्ले करते हैं तो इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाते हैं। कल्चरल रिचनेस, सांस्कृतिक हमारी जो समृद्धि है उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और सरकार की जो प्रभावशीलता है उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। यानी सरकार को भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं अगर हम खुद अच्छे तरीके से स्वस्थ रहते हैं और एजुकेशन सही से गेट करते हैं, और इसके साथ साथ अपने जो है स्किल फॉर्मेशन की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो काफ़ी सारी बातों को हम हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ और हमारा जो स्किल फॉर्मेशन है वो अफेक्ट करता है। देयर इज ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। यहाँ पर हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिससे कि सभी लोगों को अच्छी जो एजुकेशन है वो दी जा सके। रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने से लेकर सबको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए इस पर भी फोकस किया जा रहा है। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है स्कूल भी खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों को स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए या उनके आसपास स्कूल उन्हें मिल जाए। और ये कौन से स्कूल हैं जो उनके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं? वो है नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नवोदय विद्यालय खोला गया है। वोकेशनल स्ट्रीम्स शुरू किए गए, यानी यहाँ पर व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम वाले जो कोर्स होते हैं वो भी शुरू किए गए हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके और उन्हें किसी ऑक्यूपेशन का जो है ट्रेनिंग दी जा सके, उनकी नॉलेज और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हाई लेवल पर जब एजुकेशन गेट करने का टाइम आता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं एजुकेशन से परे चले जाते हैं, मीन्स उन स्कूल छोड़ देते हैं और अपने जो है मनी मेकिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके घर के हालात कुछ इस टाइप से होते हैं या कई समटाइम्स उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो उनका इंटरेस्ट बना रहे, प्लस उनकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, और प्लस जो उनका अटेंडेंस है स्कूल्स के अंदर वो बना रहे, इसके लिए इस टाइप के वोकेशनल स्ट्रीम्स वाले कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं। The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766.90 crore in the 11th plan. पहले प्लान में यानी पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर शिक्षा के ऊपर खर्चा करने के लिए 151 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,766.90 करोड़ हो गया। यानी ये एक टारगेट रखा गया कि इतना रुपया हम एजुकेशन के फील्ड पर खर्च करेंगे। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3.11% in 2011-12। अब आप देखिए कि जीडीपी का कितना परसेंटेज जो है शुरुआती स्तर पर रखा गया था वो था 0.64%, और जो कि 1951 से 52 के अंदर टारगेट रखा गया था कितना रुपया हम एजुकेशन के फील्ड पर स्पेंड करेंगे, और बाद में यही जीडीपी का शेयर अब हो चुका है 3.11% 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो आपने ये देखा कि एजुकेशन के ऊपर सरकार का पूरा फोकस है क्या, ताकि ह्यूमन रिसोर्स के क्रिएशन को सक्सेसफुल किया जा सके और लोगों को इस लायक बनाया जा सके कि वो अपने लेवल पर अपने वैल्यूज़ को इंक्रीज करें और इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल पाए। यहाँ पर बेटा एक पैराग्राफ दिया गया है आपको, यहाँ से हम रीड करेंगे। ह्यूमन बीइंग इज ए पॉजिटिव एसेट। ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव जो है एक सकारात्मक पूंजी हैं, धन हैं, एंड अ प्रीशियस नेशनल रिसोर्स, और बहुत ही कीमती राष्ट्रीय संसाधन भी हैं।
which needs to be cherished, nurtured and developed with tenderness and care, जिनकी बड़े ही कोमलता के साथ और केयर के साथ जो है जिन्हें डेवलप करना चाहिए, नर्चर करने की कोशिश करनी चाहिए और चेरिश करने की कोशिश करनी चाहिए। मीन्स इनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, शुरुआती स्तर से लेकर लास्ट तक इनका जो है केयर की जानी चाहिए, जिससे कि ये एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन सके। कपल्ड विद डायनामिज्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीवन में परिवर्तन आते रहते। डायनामिज्म का मीनिंग है यहाँ पे गतिशीलता के साथ, यानी समय समय पर जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वैसे उनको उपलब्ध होनी चाहिए। ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ प्रेजेंट्स आर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर व्यक्ति की पर्सनल जो ग्रोथ होती है उसमें बेटा क्या होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग समस्याओं का सामना करता है और हर व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, मीन्स उसकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। द कैटालिटिक एक्शन of in education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with a great sensitivity। कैटलिक एक्शन मीन्स उसके हिसाब से ही शिक्षा जो है बहुत पेचीदा होती जा रही है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें अलग अलग हैं और उसकी समस्याएं अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है एजुकेशन का सेक्टर। और डायनेमिक ग्रोथ जो है इसकी, उसको पूरी तरह से ज़रूरत है किस चीज़ की कि इसको सुनियोजित तरीके से इसकी योजना बनाकर और उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करके पर्सन्स की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को दिया जाना चाहिए। यानी हर बच्चे की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से शिक्षा का रूप बनाया जाना चाहिए और उसे पहले से प्लान कर लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन को स्प्रेड किया जा सके और उसके जो मोरल वैल्यूज हैं उन्हें इंक्रीज किया जा सके। तो बेटा यहाँ पर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। इस ग्राफ के बेसिस पर ये क्वेश्चंस को हमें किया गया है। हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951? क्या 1951 के बाद, यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, 1951 के बाद एजुकेशन का जो पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुआ है? यस, हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इस ग्राफ के हिसाब से किस साल के अंदर भारत की जो है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था? तो इसके अकॉर्डिंग 2001 में ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया? भारत के मेल्स में लिटरेसी रेट ज़्यादा क्यों है? आप सबको पता ही है, हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस टाइप का है कि मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उसे एजुकेशन के सेक्टर में भी आगे रखा जाता है, जबकि गर्ल्स एजुकेशन की तरफ इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से मेल्स का ज़्यादा जो है यहाँ पर रोल दिखाई दे रहा है लिटरेसी रेट में। वाई आर वीमेन लेस एजुकेटेड देन मैन? औरतें पुरुषों के मुकाबले में कम पढ़ी लिखी क्यों होती हैं? वही कारण है सोसाइटी का स्ट्रक्चर, एक माइंडसेट जो पेरेंट्स का होता है कि गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन की तरफ वो ज़्यादा फोकस नहीं करते, उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं लगती और इसके साथ साथ उन्हें डोमेस्टिक चोर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। उसकी हेल्प से जो है डोमेस्टिक चोर्स को परफॉर्म करवाया जाता है, जबकि उसे एजुकेशन की तरफ नहीं दिया जाता, उसकी एजुकेशन के सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया? आप लिटरेसी रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिया में? तो आपका मेल और फीमेल का जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट जो होगा उसको प्लस करके हम लिटरेसी रेट निकालते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने पढ़े लिखे लोग। तो हमने लिटरेट जो एक इसमें डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ लिटरेट? तो लिटरेट मीन्स एक साक्षर इंसान किसको हम कह सकते हैं? जिसकी एज 7 ईयर है या मोर देन 7 ईयर है और वो किसी भी भाषा में अगर लिख और पढ़ सकता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? लिटरेट पर्सन कह सकते हैं। तो इस टाइप से कितने परसेंट लोग मेल फीमेल जो हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन में उसका परसेंटेज देखा जाता है। व्हाट इज़
योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज लिटरेसी रेट इन 2020। तो हमारा प्रोजेक्शन क्या है इंडिया की लिटरेसी रेट से रिगार्डिंग 2020 में कि क्या क्या होना चाहिए इस सेक्टर में लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन हम भी अपनी राय दे सकते हैं, तो आप अपने व्यूज़ भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर बेटा मैं आपको शो कर रही हूँ एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। वो कदम क्या हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा बजट जो एस्टिमेट लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करने के लिए लगाया जा सके। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951। 1951 में हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 18% था, जिससे बढ़कर वो 2010 और 11 में कितना हो गया, 74% हो गया। और लिटरेसी इज़ नॉट ओनली और राइट, लिटरेसी यानी पढ़ना लिखना न केवल एक अधिकार है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय करें और ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें, तो भी हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है हमारी पॉपुलेशन के अलग अलग जो सेक्शन हैं उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, कुछ को कम पढ़ाया जाता है। उसके क्या कारण हैं वो सबको पता ही है। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स। देखिए मेल मेंबर्स से फीमेल मेंबर्स की लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा है, 16.6% वो ज़्यादा हैं, यानी उन्हें ज़्यादा पढ़ाया जाता है। इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़। और फिर इसके बाद इसका क्राइटेरिया अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर भी दिखाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 16.1% मेल मेंबर आगे हैं, औरतों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और अगर हम बात करें इसमें आपके रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ भी इस टाइप का ही एक क्राइटेरिया दिखाई देता है। लिटरेसी रेट्स वेरी फ्रॉम 93.9% इन केरल टू 54% इन बिहार। अब आप ये देखिए स्टेट वाइज भी इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि केरल के अंदर जहाँ 93.9% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि बिहार में 54% यानी 54% लोग पढ़े लिखे हैं। तो अब ये जो है बेटा बुक के अकॉर्डिंग है, हो सकता है आपकी बुक न्यू पब्लिश होकर आई हो तो उसमें डिफरेंस मिलेगा आपको परसेंटेज का भी, क्योंकि करंट डेटा इसमें नहीं दिया गया। ये एक ओल्ड बुक है मेरे पास। The primary school system has expanded to over 7.68 lakhs in 2004-5। प्राइमरी स्कूल्स का जो है को भी पहले से ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। हालांकि स्कूल तो बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं। हाई ड्रॉप आउट रेट्स का मीनिंग है स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों का प्रतिशत ज़्यादा है, उनकी दर ज़्यादा है। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का जो कि प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, और कौन से बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की 2010 तक टारगेट रखा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि 6 से 14 साल के बीच के हैं उन्हें प्राइमरी एजुकेशन ज़रूर दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत ऐसे बच्चों का होगा। तो ये एक टारगेट था सर्व शिक्षा अभियान। इसको आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में याद कीजिएगा, ये 5 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इट इज़ ए टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। ये हमारी केंद्रीय सरकार का पार्टनरशिप है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और ये एक टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव है, मतलब समय इसका एक समय निर्धारित किया गया है कि कितने साल तक ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। यानी इसमें पूरा एक टारगेट बनाकर कि कितने टाइम पीरियड में
किसी भी काम को हम परफॉर्म करेंगे तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि 2010 तक हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देंगे। लेकिन अभी भी इसके तहत ये जो योजना अभी भी चल रही है और द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी साथ लिया गया है ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, मतलब प्राइमरी एजुकेशन सभी को उपलब्ध हो सके। अलोंग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट करवाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए इसके साथ साथ ब्रिज कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं, यानी एजुकेशन के साथ साथ कुछ और वोकेशनल कोर्सेज को भी शुरू किया गया है और कुछ ऐसे बैक टू स्कूल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिससे कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं वो दोबारा स्कूल में आकर पढ़ने लग जाएं। मिड डे मील स्कीम भी एक नया ही उस टाइम का जो है एक इनिशिएटिव है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस को एनकरेज करने के लिए और बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए और इसके साथ साथ उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी उनके पौष्टिकता को, उनकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मिड डे मील स्कीम शुरू की गई। तो 3 यहाँ पर पर्पज़ दिखाई दे रहे हैं मिड डे मील स्कीम के कि एनकरेज अटेंडेंस, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये 3 उद्देश्यों के साथ मिड डे मील स्कीम भी शुरू की गई है ताकि प्राइमरी एजुकेशन भी का यूनिवर्सलाइजेशन भी हो सके, उनकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें भी पूरा किया जा सके और साथ ही साथ जो है जो स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे उन्हें वापस लाया जा सके। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये जो पॉलिसीज हैं ये भारत की जनसंख्या को लिटरेसी रेट को बढ़ा सकती हैं और बढ़ा रही हैं। द 10th प्लान endeavor to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group from the present 6% to 11% by 2006-7। 10th प्लान का एक प्रयास जो किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक प्रयास किया गया था हायर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देने के लिए, जो कि किस एज ग्रुप के होंगे, 18 से 23 साल के बीच के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका 6% से 11% करने का टारगेट रखा गया था। यानी जो उच्च शिक्षा है उसमें भी बच्चों का एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए टारगेट बनाया गया था। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum, modification, vocationalization and networking on the use of information technology। और इस टाइप की नीतियाँ बनाई गई हैं, स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दी जा सके। एक्सेस का मतलब होता है प्राप्ति करवाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा का उपलब्ध करवाना, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता को सुधारना, शिक्षा को एक अच्छे तरीके से बच्चों को देना। अडोप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, यानी स्टेट्स का इसमें कंट्रीब्यूशन लेना जिससे कि शिक्षा को मॉडिफिकेशन किया जा सके, उसमें कुछ बदलाव लाए जा सके समय के अनुसार या ज़रूरत के हिसाब से। और इसका व्यवसायीकरण करना मतलब उन्हें अच्छे से किसी न किसी ऑक्यूपेशन का जो है ट्रेनिंग दी जा सके और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसका नेटवर्क को एक्सटेंड किया जा सके, यानी सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज इम्पार्ट करना। ये सारे उद्देश्यों के साथ 10th 5-year प्लान के अंदर ये योजना बनाई गई थी। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंट एजुकेशन क्या होती है? दूरदर्शी शिक्षा, जिसमें रेगुलर बच्चा स्कूल नहीं जाता, संडे टू संडे क्लासेज लगती हैं और उसके साथ उसका उस संडे टू संडे क्लासेज के तहत उस बच्चे के जो है प्रॉब्लम्स को लिया जाता है या उसे उसका जो कोर्स है उसे पूरा कराया जाता है ताकि बाकी दिन जो होते हैं वीक के उनमें वो अपने हिसाब से चले और सिर्फ संडे क्लासेज लेकर ही वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे। और इसके साथ साथ कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को का एनरोलमेंट इंश्योर किया जा सके। ओवर द पास्ट 50 years, 50 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन
स्पेशलाइज्ड एरियाज, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज हायर एजुकेशन के इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और ख़ास क्षेत्रों में इनको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जहाँ पर हैं उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज। आइए इस टेबल से देखते हैं कि कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बढ़े हैं पहले से, और स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट कितना बड़ा है, और साथ ही साथ टीचर्स की रिक्रूटमेंट कितनी बड़ी है, और कहाँ से कहाँ तक डेटा दिया गया है। ये 1951 के ईयर से लेकर 2011-12 के बीच का जो है ड्यूरेशन है, इसमें ये टेबल दी गई है। इस टेबल के तहत आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस पहले कितने थे, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पर 1950 से लेकर 51 तक कितनी थी, और स्टूडेंट्स का जो है एनरोलमेंट कितना था, टीचर्स कितने अपॉइंट किए गए थे। ये सारी चीज़ें इस आप टेबल से आप चेक करके जो है एक गैस लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे जो है इस लेटेस्ट डिस्कस नाम से ये जो एक टाइटल दिया गया है, इसमें आप बेटा इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आज आपका यही एक जो है होमवर्क है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स, वो तो साथ से आप लर्न करेंगे, और साथ ही ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इन सबको आप अपने लेवल पर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।